Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, in this series of lectures, we are discussing second year English. Right now, we are at chapter 3, Why Boys Fail in College. And today, this is the second lecture on this chapter. The methodology which we are using to do these lessons, to understand these lessons, is called grammar translation method. Now this grammar translation method is very much useful if you are teaching English as a foreign language, and I am trying my best to act as a facilitator of learning rather than as a teacher in the traditional sense of the word. Why am I doing this is very clear. I want my students to use their pre-knowledge, to use what they already know, to understand something that is new for them. This is why I am acting more as a facilitator of learning. Well, this was a brief introduction. अब ये पैराग्राफ आपके सामने है, मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है, पूरे पैराग्राफ की एक स्लाइड बनाई है ताकि आपको आइडिया हो कि राइटर्स, मास्टर राइटर्स अपने पैराग्राफ्स को किस तरह से क्राफ्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि इस पैराग्राफ में नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंट करें। ठीक है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस काउंट करने हैं आपने, और उससे आपको एक अच्छा आइडिया होगा कि बहुत अच्छे राइटर, बहुत बड़े बड़े राइटर्स कितने सेंटेंसेस यूज़ करते हैं अपने पैराग्राफ्स में। अब सेंटेंसेस की तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये कि आपको 3 to 5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। अच्छा, ये गिने ज़रा सेंटेंसेस के इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हैं। An other type of the boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is। यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है या सेकंड सेंटेंस नंबर शुरू हो रहा है। He supposes that he can float through college with as little effort as he did through school। सेकेंड सेंटेंस यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, यानी यहाँ तक 2 सेंटेंसेस हैं। I sometimes think that the bright boy who has always depended on his abilities to get things quickly is the most pitiable object among all of our failing students। सेंटेंस नंबर 3 यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। For it is almost a tragedy to see all of his keenness going waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind। फोर्थ सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। The cure for this sort of thing is not easy, for it involves an entire change of attitude and forming the complete new set of habits। सेंटेंस नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है। No one can do this but the boy himself। सेंटेंस नंबर 6, and then all that the rest of us can do is to point out what the matter is।
ठीक है, सेंटेंस नंबर 7, 7 सेंटेंसेस हैं। अब जरा गौर से देखें कि पहले सेंटेंस में राइटर ने क्या किया है, दूसरे सेंटेंस में राइटर ने क्या किया है, और उसके बाद में आने वाले सेंटेंसेस में राइटर ने क्या किया है। जरा गौर से देखिए। अब पहले सेंटेंस नंबर 1 में उसने इशू इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये ऐसे एक प्रॉब्लम के मुतालिक है, और प्रॉब्लम में आप पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, देन आप उस बारे में कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स लेके आते हैं, एंड फिर आप उन फैक्ट्स को, उस प्रॉब्लम को थोड़ा एवेल्युएट करते हैं, एंड फाइनली आप अपना कंक्लूजन देते हैं। यही आपको इस पैराग्राफ में ये स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। देखिए, अनदर टाइप ऑफ द बॉय हु डज नॉट ट्राई इज द वेरी ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डन his school work without effort and who has never learned what real application is। यानी राइटर ने यहाँ पे बता दिया कि ब्राइट बॉयज के साथ भी प्रॉब्लम है और वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं, उसने रीज़न भी बता दी है कि वो स्कूल में इतनी ज़्यादा मेहनत के साथ, क्योंकि स्कूल इज़ अ डिफरेंट थिंग देन अ कॉलेज, वहाँ पे उन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उन्हें पता ही नहीं होता कि मेहनत असल में है क्या, व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़। अब ज़रा दोबारा आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, क्योंकि हम बात इसको इस तरह से एनालाइज भी करते रहेंगे, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, मैं बड़े दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि ये सेंटेंसेस 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होती हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उस सेंटेंस में कम अज़ कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और कम अज़ कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। बाकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस भी हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना लाजमी है। अच्छा, अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे पता है कि आप बड़े आराम से बैठे होते हैं, माइंड आपका जो है वो कहीं मेंटल वोकेशन पे गया होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ पे है? ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रेडिकेट कहाँ पे है? ज़रा सोचें और बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एन अदर टाइप ऑफ द बॉय, ये सब्जेक्ट है, एंड देन प्रेडिकेट कहाँ पे है इस प्रिंसिपल क्लॉज का? इस प्रिंसिपल क्लॉज का प्रेडिकेट है इज द वेरी ब्राइट बॉय, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड देन एक एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज राइटर ने बीच में डाल दी, हु डज नॉट ट्राई। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हो जाए। ये हु, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बोलते हैं कि ये एक खास नाउन जो अपने से पहले गुजरने वाले खास नाउन की तरफ इशारा करता है, यानी हु बॉय इसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी, बॉय को हम ग्रामेटिकली या टेक्निकली क्या कहते हैं? ऐसा नाउन जिसकी तरफ कोई रिलेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करे, हम उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। अगेन रिपीट करता हूं, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT। दोबारा, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक क्लॉज है, हु हैज ऑलवेज, रिलेटिव क्लॉज उसी तरह से, हु हैज ऑलवेज डन हिज स्कूल वर्क विदाउट एफर्ट। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों यूज किया गया है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को लिंक करने के लिए। इस बात का ध्यान में रखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को लिंक करने के लिए भी यूज करते हैं। हु हैज नेवर लर्नड, ठीक है, व्हाट रियल एप्लीकेशन इज। हु हैज नेवर लर्नड रिलेटिव क्लॉज है। ये व्हाट रियल एप्लीकेशन, ये क्या है? हाँ, नॉन क्लास ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन, व्हाट डज एप्लीकेशन मीन? थोड़ा टेक्निकली यूज, हार्ड वर्क, ठीक है, एफर्ट। तो इसका मतलब ये है, यानी पहले सेंटेंस में राइटर ने क्या किया है, उसने बता दी है, उस टाइप को पॉइंट आउट किया है
और उस टाइप के होने की रीज़न बताई है कि क्यों है। अच्छा, अब उसी को स्पोर्ट आइडिया, ही सपोजेस दैट ही कैन फ्लोट थ्रू। अब ये फ्लोट थ्रू, ऑफ कोर्स फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, और ये सर्फिंग या स्विमिंग वगैरह से ये वर्ड आ रहा, फ्लोट थ्रू, किसी चीज में से आसानी से गुजर जाना। हाँ, कि वो ही सपोजेस ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। अब ये भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉजेज इसकी देखें कि किस तरह से एडवर्ब क्लॉज बाद में राइटर ने यूज किया। फ्लोट थ्रू को आपने ध्यान में रखना है कि राइटर्स किस तरह से इस किस्म के वर्ड्स लेके आते हैं जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं। हमें लगता है कि द राइटर इज प्रेजेंटिंग हिज आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। और आपको वो बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कौन सी बात, कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो आप भी कोशिश करें कि आप इस किस्म की वोकेबलरी यूज़ करें व्हेन यू आर राइटिंग, जिससे आपके रीडर्स को चीज़ें देखने में हेल्प मिले, उसे लगे कि ऐसे कि वो चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, अब राइटर ने अपनी एम्पैथी शो की है नेक्स्ट सेंटेंस। आई समटाइम्स थिंक that the bright boy who has always depended on his abilities to get things quickly is the most pitiable object among all of our failing students। अगेन एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसको एनालाइज करें। आई समटाइम्स थिंक क्लॉज है एक, मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है राइटर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एम्पैथी शो कर रहा है, अपने फीलिंग्स को शो कर रहा है। दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़, अगेन एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। अब ये दैट वाली क्लॉज किस किस्म की क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, थिंक का ऑब्जेक्ट है दैट। The bright boy who has always depended on his abilities to get things quickly is the most pitiable, ठीक है, is the most pitiable object among all of our failing students, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को जब देखते हैं तो राइटर ने क्या किया है, इसमें अपना एक ओपिनियन, अपने फीलिंग्स को इंक्लूड किया है, ठीक है। अब वैल्यूएशन नेक्स्ट, वो इसको एनालाइज कर रहा है सारी चीज। फॉर, अब ये फॉर का आपने ध्यान में रखना है कि फॉर को आप एज अ कंजंक्शन भी यूज करते हैं और एज अ प्रपोजिशन भी यूज करते हैं। बाय द वे, यहाँ पे फॉर एज अ कंजंक्शन यूज हुआ है या एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है? हाँ, for it is almost a tragedy to see all of his keenness going waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up। अब ये passed up, what does it this word passed up means? Very good, wasted, हाँ, जाया हो जाना किसी चीज का। Because of a too receptive mind, too receptive, what does receptive mean? रिसेप्टिव का क्या मतलब होता है? रिसीव करने वाला, जो बड़ी आसानी से रिसीव कर लेता है। मतलब आप समझते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में ऐसे होते हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिलेटिवली इजी होते हैं और वो उनको आसानी से ग्रैस्प कर लेते हैं, उनको आसानी से समझ लेते हैं, एंड देन दे गेट वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, और वो हार्ड वर्क उनको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो इस किस्म के माइंड को, जो आइडियाज़ को जल्दी से ग्रैस्प कर ले, उसको हम रिसेप्टिव माइंड बोलते हैं। अब ये रिसेप्टिव माइंड के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि समटाइम ये कंप्लेसेंट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हम एवरीथिंग वी कैन डू एवरीथिंग वेरी इजीली, या लेजी बन जाते हैं क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। बहरहाल, आपने इस सेंटेंस को अगेन, जिस तरह से ऊपर वाले सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया, आपने देखना है कि इस सेंटेंस में किस किस किस्म की क्लॉजेज हैं। ये फॉर एज अ कंजंक्शन शुरू में यूज़ किया है राइटर ने लिंक करने के लिए, और ये कंजंक्शन देन अगेन यूज़ किया है एंड टू फील। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये विच वाली क्लॉज ऑफ कोर्स रिलेटिव क्लॉज है, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर और इज पास्ड अप
ठीक है, बिकॉज ऑफ टू रिसेप्टिव माइंड। इजी टू अंडरस्टैंड, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेंथी सेंटेंस है। एंड ऑफ कोर्स you are not required to write as long sentences as this one, but if you feel that you can do it, you should go for it। आपको आइडिया होना चाहिए, आप एनालिसिस से एक समरी बना सकते हैं कि राइटर ने क्या किया है इस सारे सेंटेंस में, किस तरह से डिफरेंट क्लॉजेस को उसने ऑर्गेनाइज किया, किस तरह से उनको अरेंज किया है। द क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज, अब वो कंक्लूजन दे रहा है अपना, देखें इस सेंटेंस में। द क्योर, क्योर क्या होता है? ट्रीटमेंट, इलाज। इज अगेन नॉट इजी, ऊपर भी वो बात करके आया है कि सम स्टूडेंट्स हैव नर्वस हैबिट्स, और उनकी वजह वो कोई और हेल्प नहीं कर सकता, स्टूडेंट ने खुद अपनी हेल्प करनी है। यहाँ पे भी एंड दे फॉर अगेन कंजंक्शन के तौर पर यहाँ यूज, इट इन्वॉल्व एन इंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, हाँ, कि इसमें पूरा एटीट्यूड चेंज करना पड़ता है, एंड फॉर्मिंग द कंप्लीट न्यू सेट ऑफ हैबिट्स। ठीक है जी। कंक्लूजन नेक्स्ट भी, नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, राइटर ने अपना कंक्लूजन सॉलिड पॉइंट दिया। उसके बाद ये थर्ड सेंटेंस भी कंक्लूजन में आ जाता है कि वो किस तरह से ऑल, यानी ये फ्यूचर प्लानिंग है, क्या कर सकते हैं। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज टू पॉइंट आउट व्हाट द मैटर इज। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो किस किस्म का सेंटेंस है? कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये व्हाट द मैटर इज किस किस्म की क्लॉज है? किस किस्म की क्लॉज है? तो एज पॉइंट आउट एज प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, किस किस्म की क्लास बोलेंगे? आपने कमेंट्स में मेंशन करना है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉज इज दिस। अच्छा, बहरहाल ये एक पैराग्राफ मैंने जानबूझ के पूरा लिखा, दो के इसमें 7 सेंटेंसेस हैं, लेकिन जनरली एक पैराग्राफ जिसके लिए स्टूडेंट्स को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए वो 3 to 5 सेंटेंस। अगर आप 3 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो है वो टॉपिक अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्या प्रॉब्लम, क्या मसला, क्या बात करने लगे। सेकंड में आप एविडेंस देंगे, एंड थर्ड पैराग्राफ में आप जो है कंक्लूड कर देंगे। दिस इज वेरी सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ। अच्छा, अब दूसरा, अगर आप 5 सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो देन आप क्या करेंगे? आप टॉपिक सेंटेंस होगा, फिर शायद आपका एक सब टॉपिक होगा, या जो आप उसमें सपोर्ट आइडियाज़ ज़्यादा देंगे, एविडेंस देने के लिए 2 या 3 सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, एंड फाइनली आप एनालिसिस करेंगे, एवेल्युएट करेंगे व्हाट यू हैव बीन सेइंग, या व्हाट इज़ द आर्गूमेंट, उस पर आप अपनी एक एवेल्युएशन देंगे, एंड फाइनली आप उसको कंक्लूड कर देंगे। दिस इज द मेथड। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको बहुत सारी जगहों पे राइटिंग के ज़रिए लोगों को बताना पड़ेगा कि यू कैन राइट ऑन थिंग्स, यू अंडरस्टैंड इश्यूज, एंड यू कैन present your understanding of those issues, and you also have solutions for those issues। ये कॉमन सी एक चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक आप सेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या आप आइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टोफल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे राइटिंग टास्क होंगे। उन राइटिंग टास्क में इवन यूर GRE सम उस पर आपने GRE का एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, गैट वगैरह हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसे लिखने पड़ते हैं। एंड इन योर ओन सेकेंड ईयर क्लास आपने एक ऐसे लिखना होता है। तो वहाँ पे अगर आप अब क्लास में इन चीज़ों को सीख रहे हैं, एंड देन यू आर यूजिंग दीज टेक्निक्स इन योर क्लास, और यू आर लर्निंग, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। इंग्लिश को आप जस्ट एज अ सब्जेक्ट, एज अ स्पोर्ट्स सब्जेक्ट नहीं ले रहे जिसे आपने जस्ट पास करने हैं आपने, और आपने अच्छे नंबर हासिल करने हैं, बल्कि आपका ख्याल ये है कि इंग्लिश क्योंकि एक टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, यू विल बी यूजिंग दिस टूल ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू आउट योर लाइफ, और आपको डिफरेंट जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से अपने टाइम को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, चीज़ों को अच्छी तरह से सीखें, समझें, और फिर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के ज़रिए अपने आप को परफेक्ट करें।
to write paragraphs and essays on different topics. नेक्स्ट देखते हैं हम अगला पैराग्राफ भी देखेंगे, लेकिन उस पैराग्राफ को हम चंक्स में ब्रेक करेंगे, 3 to 5 सेंटेंसेस एक मरतबा में हम डिस्कस करेंगे. And then of course I do not want this class to go for more than 1 hour, maximum 60 मिनट, इससे ऊपर नहीं मैं जाना चाह रहा. अगर 60 मिनट की क्लास भी थोड़ी लेंथी होती है, बट इफ़ वी आर नॉट वर्किंग इन दिस वे, तो हमारे लिए इस पूरी बुक को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड देन वी आर टू टॉक अबाउट द नावल इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, मिस्टर चिप्स, उसके बारे में भी बात करनी है. ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, आपके सामने सेंटेंसेस आ गए हैं. ये वाला पैराग्राफ काफ़ी लेंथी है, काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं इस पैराग्राफ में. बट देखेंगे किस तरह राइटर ने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया है, टॉपिक के बारे में वेरी फर्स्ट सेंटेंस में बात कर दी है. इस सेंटेंस को पढ़ के आपको आइडिया हो जाता है कि इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ यू विल बी रीडिंग समथिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, और हेल्थ में दोनों फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों शामिल हैं. सिंपल सेंटेंस है, ठीक है. और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ को लोग फिजिकल हेल्थ लेते हैं, राइटर डू नॉट वांट टू बी एम्बिवेलेंट और एम्बिगुएट. उसने क्या किया, क्लियर कर दिया कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ये फेलियर की वजह बनती हैं. सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस देखें किस तरह से राइटर ने टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया. नेक्स्ट सेंटेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बार बार आप इस सेंटेंस को करते आ रहे हैं. इफ़ सेंटेंसेस बड़े कॉमन से सेंटेंसेस हैं. अब इसको देखें, इफ़ एन एडिक्वेट, एडिक्वेट क्या होता है, मुनासिब, सूटेबल. हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल, इफ़ क्यों यूज़ किया राइटर ने, बता सकते हैं हम? जी बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेजेस में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है. ये एलीट किस्म के कॉलेजेस में डॉक्टर के ऑफिसेज होते हैं, एंड डॉक्टर्स आर आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. अच्छा, क्या है, इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर ये कॉलेज में इस किस्म की सर्विस हो. एंड इफ़ देखिए ये इफ़ क्लॉज, नेस्टेड क्लॉज किस तरह से, दोबारा फिर, ए प्रॉपर कॉपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर. नॉट डिफिकल्ट सेंटेंस, समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. इफ़ क्लॉजेस यूज़ की, इफ़ क्लॉज के विद इन इफ़ क्लॉज, ठीक है. तो एन अमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. अगेन जो सब इसकी प्रिंसिपल क्लॉज है, एन अमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. इस नॉन फ्रेज को नोट करें, एन अमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. वर्ब स्ट्रक्चर देख लें कि वर्ब स्ट्रक्चर, वर्ब फ्रेज की स्ट्रक्चर क्या है, कैन बी अवॉइडेड पैसिव क्यों यूज़ किया है राइटर ने. और फिर वो सेंटेंस को छोड़ सकता था यहाँ पे, लेकिन उसने किया क्या, बिकॉज इट इज़ a type of academic writing, and in academic writing it is a custom that you write longer sentences. आप phrase में phrase डालते हैं, class पे class डालते हैं, sentence को थोड़ा lengthy करते हैं, और इससे फ्लुएंसी आती है. ऑफ कोर्स फ्लुएंसी के लिए ये प्रैक्टिस बहुत यूजफुल. एंड व्हाट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्टरी. सेटिस्फैक्टरी आई डोंट थिंक इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर यू. आप बचपन से अपनी रिपोर्ट्स पे पढ़ते आ रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी, अनसेटिस्फैक्टरी. इनएबिलिटी, अहलियत ना होना, ठीक है जी. डिफ़िकल्ट वर्ड, अगेन इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट वर्ड, बट क्योंकि कस्टम है, रिवाज है, मैं बता रहा हूँ इसके मीनिंग. अहलियत ना होना, सलाहियत ना होना. कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, अगेन पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुई है, बाय द बॉय, हिज पेरेंट एंड द कॉलेज अथॉरिटीज. नॉट डिफिकल्ट सेंटेंस के, इसको आसानी से समझ सकते हैं. अगर आप बीमार रहते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैं बीमार हूँ तो काम कैसे करूँगा, कंसंट्रेशन तो नहीं है मेरी, काम पे हो ही नहीं सकती. पेरेंट्स देख सकते हैं अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कॉलेज अथॉरिटीज़ देख सकते हैं. डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, छुट्टियां बहुत ज़्यादा करता है, तो
ऑफ कोर्स ही कैन नॉट डू ऑल द हार्ड वर्क, और ये उसकी सेहत की वजह से है, फिजिकल हेल्थ की वजह से है, मेंटल हेल्थ की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देयर आर मेंटल प्रॉब्लम्स, डिफरेंट मेंटल प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स। तो राइटर बड़ा क्लियरली बताता आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से व्हेनेवर यू आर राइटिंग ऑन सम टॉपिक, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, आपको ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से आप अपने आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? राइटर ने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसको बाद में भी लिख सकता था उसको शुरू में लिख दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने इस बात को समझना है कि इस किस्म की स्टाइलिस्टिक जो ट्रिक्स होते हैं, इस किस्म के स्टाइलिस्टिक ट्रिक्स होते हैं, ये जो डिवाइसेस होती हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है? इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपरेंट, अपरेंट क्या होता है? ज़ाहिर। It is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. अब देखें, इस सेंटेंस को राइटर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क द रीजन फॉर विच इज नॉट एपरेंट। इस तरह से भी राइटर लिख सकता था। उसने ये मेथड, जिस मेथड से ये सेंटेंस लिखा गया, क्यों यूज़ किया, इस चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश करें कि आपको पता चले कि क्यों राइटर वर्ब फ्रेज बाज़ कुछ फ्रेजेस को सेंटेंस के शुरू में ले जाते हैं, हालांकि उन फ्रेजेस को वो सेंटेंस में कहीं और जगह भी रख सकते थे। बहरहाल इन द केस ऑफ द पुअर एकेडमिक वर्क, इस किस्म की प्रपोजिशनल फ्रेजेस की स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आप इनको यूज़ कर रहे होंगे व्हेन यू विल बी राइटिंग योर ओन लैंग्वेज। आपको ज़रूरत पड़ेगी कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस आप किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इससे एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, इन द केस ऑफ द पुअर एकेडमिक वर्क, हाँ, अब अगर आपने इसका ट्रांसलेशन करना हो, उर्दू में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना, तो पहले क्या करेंगे? पहले आप ये द पुअर एकेडमिक वर्क का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ख़राब तालीमी काम की सूरत में, ठीक है, इन द केस, ये प्रपोजिशन वगैरह का, की सूरत में, ये प्रपोजिशन, इसका ट्रांसलेशन आप आखिर में करते हैं। ठीक है, जब आप एक फ्रेज के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है जी, द रीजन फॉर विच इज नॉट एपरेंट। ठीक है, अब ये फॉर विच किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एकेडमिक वर्क की तरफ। ठीक है, एकेडमिक वर्क की तरफ। और ये एपरेंट का यूज़ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, और ये ज़्यादातर प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हेयर एपरेंट। ठीक है, और फिर ये इट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, इम्परफेक्ट सब्जेक्ट भी इसको कहते हैं। अक्सर हम यूज़ करते हैं इसे एज एन इम्परफेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर। तो क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी आप आइडिया लगाएं कि क्यों ऐसा होता है कि हम फ्रीक्वेंटली या बहुत सारे केसेस में जब भी आप कोई लेंथी राइटिंग पढ़ रहे होंगे, आपको एटलीस्ट 2 और 3 सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिनको राइटर ने इट से शुरू किया होगा। और आप भी ऑफ कोर्स जब आप किसी लेंथी किस्म की राइटिंग में इन्वॉल्व होंगे तो आप इस किस्म के स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और फिर ये फ्रेजेस, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दीज फ्रेजेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस के बारे में, जैसे टू आस्क द स्टूडेंट्स क्या है? एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, और स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, इन्फिनेटिव लगाएं, बाद में कोई नाउन लगा दें, आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज इस किस्म की बने। टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, ये भी एक उसी तरह की इन्फिनेटिव। टू अंडरगो, अंडरगो क्या होता है? टू गो थ्रू, गुजरना किसी चीज़ में से ना। थारो क्या होता है? कंप्लीट। अब ये अथारो फिजिकल एग्जामिनेशन एक नॉन फ्रेज है। ठीक है, यानी आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्फिनेटिव लगाएं, बाद में कोई नॉन फ्रेज लगा दें,
या नाउन लगा दें तो आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाती है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपके सामने आए आपने उस स्ट्रक्चर को देखना है अच्छी तरह से, और उस स्ट्रक्चर पे काम करना है, उस तरह की स्ट्रक्चर्स तैयार करने की कोशिश करनी। जैसे टू अंडरगो अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन, अब कंप्लीट एग्जामिनेशन भी हो सकता है, फिजिकल की जगह आप मेंटल एग्जामिनेशन यूज कर सकते हैं, अंडरगो की जगह आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, टू पास थ्रू अ थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप इस तरह से लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एंड आप देख रहे हैं कि किस किस्म के मीनिंग क्रिएट होते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन योर ओन राइटिंग। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बहरहाल आपने देख लिया कि फर्स्ट सेंटेंसेस में राइटर ने क्या किया, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया कि उसका टॉपिक क्या है, and then of course he is giving his own observation, his own opinions to build the situation, facts and figures की बात कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हमें बताएगा जो उसके तजर्बे में, उसके एक्सपीरियंस में आई। इन नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें, इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट in how large a percentage of such cases the university physician finds an adequate reason for the difficulty। अब इस सेंटेंस को देखें, दो क्लॉजेस हैं, इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, और ये इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस, दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन देखें। नेक्स्ट क्लॉज, द यूनिवर्सिटी a physician subject finds an adequate reason, adequate, suitable, appropriate for the difficulty। ठीक है, सिंपल थॉट को फॉलो करना मुश्किल नहीं है, और सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये दो बीच में प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो लिंक कर रही हैं आपस में दोनों क्लॉजेस को, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस, ठीक है, कि बहुत बड़ी परसेंटेज होती है जिनमें डॉक्टर्स को पता चल जाता है, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस मुश्किल की वजह क्या है, क्यों स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब अगले सेंटेंस में अगर आप देखते हैं, डिफरेंट डिजीजेज की एक लिस्ट है, तो ये आप सब इस स्ट्रक्चर से आपको पता चलता है कि लिस्ट को कैसे पेश करना है। ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, थ्रॉट का प्रॉब्लम होता है, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, डाइजेशन किसको बोलते हैं, हाजमा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफिकल्टी। ठीक है, ये लिस्ट है एक, एंड देन हैव बीन ब्रॉट टू लाइट, ये ब्रिंग टू लाइट ईडियम होता है। ठीक है, ब्रिंग टू लाइट ईडियम है, बड़ा पॉपुलर किस्म का ईडियम है, आपसे पूछा जा सकता है। और ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को रोशनी में लेके आना। बाय द डॉक्टर प्रपोजिशनल फ्रेज है, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ अगेन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब ये एक फ्रेज अलग सेंटेंस है लिखी है राइटर ने, तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। टू द अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल जिसका जिक्र ना किया जा सके, जिसके बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो। रिलीफ सुकून होता है ऑफ द स्टूडेंट, एंड इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट क्या होता है, शाऊर। ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ और द पीपल हु टीच। ठीक है जी, ये दो सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि वोकैबुलरी इज नॉट डिफिकल्ट, स्ट्रक्चर्स पर ऑफ कोर्स आपने गौर करना है, और स्पेशली आपने देखना है कि अगर आपने कुछ चीज़ों की लिस्ट प्रेजेंट करनी है, कुछ चीज़ों को एज अ लिस्ट देना है, तो आप क्या करेंगे, आप उन चीज़ों के नाम लिखेंगे और सेपरेटेड बाय कॉमाज, कॉमाज के ज़रिए सेपरेट करेंगे, एंड देन आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं और उन पे बात करते हैं। काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है, ज़रा गौर से पढ़ें इसे। ओकेजनली, ये ओकेजनली इस सेंटेंस में क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से, कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। बहरहाल इसका सिनोनिम समटाइम्स होता है, बाजुकात।
one meets an old fashioned parent like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. किस किस्म का सेंटेंस है ये? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स? क्या ख्याल है? तो ये हु टोल्ड मी, इससे आपको पता चल जाना चाहिए एक रिलेटिव क्लॉज यूज हुई है। और रिलेटिव क्लॉजेस का आपको पता है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो इस किस्म के सेंटेंस को आप कम्प्लेक्स सेंटेंस ही बोल सकते हैं। फिर एक दैट क्लॉज है, दैट क्लॉज को कॉमा लगा के रोक दिया गया है, और एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो ऑल्दो शुरू होती है वो यूज की गई है। एंड देन फिर दैट क्लॉज ही वुड नॉट कंसेंट टू द ऑपरेशन। इस तरह से इस सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। तो इस किस्म की पर्सनल अनेक्डोट एग्जांपल्स आप जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप अगर वो अप्रोप्रिएट हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग ऑन सम टॉपिक। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ही असर्टेड स्ट्रेस्ड, किसी बात को जोर दे के कहना, that God put those tonsils for some purpose and that he would not stand for their removal। अब ये दो that clauses यूज हुई हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो आपको पता है कि that clauses subordinate clauses होती हैं। कौन सी क्लॉज है ये? नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है? ठीक है, ही असर्टेड को जहन में रखना है। उसके बाद आप सही जगह पे पहुंच जाएंगे कि आप इस क्लॉज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंड फॉर बर्दाश्त करना है, टू बियर समथिंग, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। तो सेंटेंस मुश्किल नहीं है समझना पूरे के पूरे इस दो सेंटेंसेस को। अब ये सिंस से शुरू होने वाली क्लॉज देखें, कम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से सिंस से शुरू करके सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आती है। सिंस द बॉय वाज अब्जॉर्बिंग, अब्जॉर्ब क्या होते हैं? व्हाट डज अब्जॉर्ब मीन? गुड, टू टेक इन, जज़ब करना, ठीक है, अंदर लेके जाना किसी। टू मच पॉइजन, टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बार बार वर्ड आ चुका है, हार्ड वर्क। हाँ, टू हिज कॉलेज वर्क वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, ठीक है। देयर आर पेरेंट्स, ये अब टॉन्सल्स के बारे में आइडियाज़ लोगों के चेंज हो रहे हैं, बट वी आर नॉट कंसर्न विद द आइडियाज़ राइट हेयर, वी आर कंसर्न विद द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स पे हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है कि राइटर ने अपने आइडियाज़ को किस तरह से वर्ड्स की शक्ल में हमारे सामने पेश किया है। अब आप इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को देखते हैं, तो तीन है या दो हैं? तीन सेंटेंसेस को आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। अब राइटर यहाँ पे थोड़ा लेंथी लिख रहा है और ही वांट्स टू गिव मोर डिटेल्स, और जब आप ज़्यादा डिटेल देना चाह रहे हैं आपके पैराग्राफ्स ऑफ कोर्स लेंथी हो जाते हैं। बट एज अ स्टूडेंट व्हेन यू आर राइटिंग ऑन सम टॉपिक, आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप पहले प्लान करें अपने ऐसे को, अपने टॉपिक को, एंड पॉइंट बना लें कि मैं इतने पैराग्राफ यूज़ करूँगा और उन करूँगा या करूँगी, ओके, बिकॉज गर्ल्स आर कम्पीटिंग बॉयज़ इन एवरी फील्ड। तो मैं अक्सर जो मेल के लिए प्रोनाउन है वो यूज़ करता हूँ। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स को प्लान करना चाहिए कि वो एक पैराग्राफ में एक टॉपिक में कितने सेंटेंसेस पैराग्राफ लिखेंगे, और फिर उन पैराग्राफ्स को जो फर्दर सेंटेंसेस में ब्रेक करें, एंड देन जो है वो हर पैराग्राफ में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करते चले जाएं। और लिंकर्स का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करें। ये एडवर्ब्स बहुत अच्छे लिंकर्स होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें कि किस तरह से आपने एडवर्ब्स को यूज़ करना। फिर देन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस, उनको आप लिंकर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। कंजंक्शंस हैं वो लिंकिंग का काम देते हैं। इनके बारे में आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, नेक्स्ट लेसन में हम इसी किस्म की चीज़ें रिपीट करते रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं इसको जल्दी से रैप करूँ, 2-3 सेंटेंसेस रहते हैं, उन 2-3 सेंटेंसेस को देख लें। ऑफ कोर्स ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज़ होती है और इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं नो डाउट से या विदाउट एनी डाउट। सच केसेस आर रेयर, स्मॉल सेंटेंस सिंपल। रेयर क्या होता है? जो बहुत कम होता है, नायाब। बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप, ये बट का यूज़ देखें कि किस तरह से लिंक कर रहा है पिछले सेंटेंस के साथ। इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हेल्थ। सब्सटीट्यूट मुतबादल है। और प्रपोजिशन नोट करें इसके बाद फॉर, क्योंकि आपके एग्जाम्स में प्रपोजिशन भी आते हैं। And that however such a man may know is it is not of much value unless he possesses the physical vigor to bring it bear on the world's problems। तो इस तरह से ये पैराग्राफ कंक्लूड हुआ है और राइटर ने इन अ वेरी इफेक्टिव वे हमें बताया कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत सबसे पहले आती है। विदाउट हेल्थ आप कुछ नहीं कर सकते। और हेल्थ में भी मेंटल हेल्थ दो वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ के ज़रिए ही आप अपनी ज़िंदगी के मसाइल हल करते हैं। अब आप सेकंड सेंटेंस को देखते हैं तो ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, 3-4 क्लॉजेज हैं। इन क्लॉजेज के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग कीजिए, इन क्लॉजेज को कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिए कि ये किस किस्म की क्लॉजेज हैं, ताकि आप इस किस्म की क्लॉजेज कंस्ट्रक्ट कर सकें। फिजिकल विगर, विगर डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है आपके लिए। पावर एंड पोजेस, ओन मालिक होना, कॉन्स्टेंटली मुसलसल तौर पर, कंटिन्यूसली। तो वोकेबलरी इज़ नॉट प्रॉब्लम अगेन। अगर आप देखते हैं these are the words you have been studying in different classes in your different textbooks। तो vocabulary के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सीखना क्या है आपने, ये कि अपने आइडियाज़ को किस तरह से कम्युनिकेट करना है। हम इसी तरह से इस लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस लेसन, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स अगले लेसन्स को भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का पता चल गया होगा और आने वाले लेक्चर्स में बहुत सी टर्मिनोलॉजी का मज़ीद पता चलेगा। एक बात जहन में रखें, नॉलेज का होना काफ़ी नहीं है। जब तक आप नॉलेज पे प्रैक्टिस नहीं करते, जो कुछ आप सीखते हैं उसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते, उस वक्त तक आप परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते, उस काम को अच्छी तरह से सीख नहीं सकते। तो प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मसलन सच केसेस आर रेयर एक सिंपल सेंटेंस है, तो सच पीपल आर रेयर, ठीक है। रेयर को चेंज कर दें किसी में, फ्यू, मैनी, एडजेक्टिव में चेंज करना है। और फिर मीनिंग में डिफरेंस देखें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस चेंजिंग डिफरेंट वर्ड्स में क्या फ़र्क पड़ता है मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स को चेंज करके। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।